हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 3 होने वाला है और आज की टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो शुरू से इस चैप्टर का पार्ट 2 का अंत विलासिता की वस्तुओं की खोज तक हम समाप्त किए थे और आज इसके अगला टॉपिक यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो एकाग्रता बना कर रखें और अच्छे से इस नोट्स के सहारे अपने भी नोट्स तैयार रखें और जो हम बताते जा रहे हैं उसको समझिए और अपने आने वाले एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करें आप। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन से क्या आप समझ रहे हैं? शिल्प मतलब जो ईंटों पत्थरों और धातुओं से जो बनाया जाता है, जो तराश कर बनाया जाता है कुछ प्रकार के मन के या मुहारे, तो उसको हम शिल्प उत्पादन बोलते हैं। और जो उत्पादन करते हैं उसको शिल्पकारी बोलते हैं। और जो शिल्पकारी जिस पत्थरों पर वो आकृतियाँ बनाती है, मन के बनाती है, उसे हम शिल्पकला बोलते हैं। ठीक है। शिल्पकला के अंदर आभूषण, मूर्तियाँ, औजार आदि बनाने को शामिल किया गया है। तो शिल्पकला में क्या बनाने को शामिल किया गया? तो मूर्तियाँ तराश कर बनाई जाती थी धातुओं से, पत्थरों से, औजारों से। हड़प्पा में मुख्य रूप से मन के मुहर बाट बनाए जाते थे। शंख की कटाई की जाती थी तथा धातुकारी किए जाते थे। हड़प्पा का मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र चंदहोदड़ो, लोथल और धौलावीरा में छेद करने का सामान भी मिले हैं। तो हड़प्पा में मुख्य रूप से मन के मुहरे बाट बनाए जाते थे। मुख्य रूप से क्या बनाए जाते थे? तो मन के मुहरे और बाट, सॉरी, ये तीन चीज़ मुख्य रूप से बनाए जाते थे, मन के मुहरे और बाट। हड़प्पा में शंख की कटाई की जाती थी। जो शंख पत्थर होते थे उसकी कटाई की जाती थी और उसके जो धातु होते थे उस पर कार्य किए जाते थे। मतलब कोई काम किया जाता था उस धातु पे, उसे पिघलाकर एक नया आकार दिया जाता होगा या उस पर कुछ आकृतियाँ बना दी जाती होगी। हड़प्पा का मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र पहले भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं, चंदहोदड़ो और लोथल है और धौलावीरा भी है, लेकिन दो नाम हमेशा याद रखिए, चंदहोदड़ो और लोथल। ये दोनों शिल्प बनाने की फैक्ट्री थी जहाँ पर शिल्पियों अपने पत्थरों पर आकृतियाँ बनाकर एक नया आकार उसे देते थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर, और इसको नोट डाउन करते जाइएगा। माल प्राप्त करने संबंधित नीतियाँ। जो माल प्राप्त करने संबंधित नीतियाँ मतलब क्या समझते हैं? माल प्राप्त करने संबंधित नीतियों का अर्थ होता है कि कुछ धातुएं हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी, उसे कहीं से इंपोर्ट किया जाता होगा, या हड़प्पा में से कुछ धातुएं कहीं और एक्सपोर्ट किया जाता होगा, या ऐसी धातुएं जो हड़प्पा सभ्यता में कम मात्रा में हो और उसे अनदर क्षेत्र से लाया जाता हो। ठीक है। तो यही माल प्राप्त करने संबंधित नीतियों का अर्थ होता है। ठीक है। शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, जिसमें मिट्टी स्थानीय क्षेत्र से प्राप्त हो जाती थी तथा अन्य पदार्थ जैसे लकड़ी, पत्थर, धातु के बाहर से क्षेत्रों से मंगवानी पड़ती थी। ठीक है। मिट्टियाँ तो उस क्षेत्र से मिल ही जाती होगी, लेकिन कच्चे माल जो होते थे उसे अन्य क्षेत्र से मंगाए जाते थे। तो कौन से क्षेत्र से क्या मंगाए जाते थे, आइए हम देखते हैं। तो एक ऐसा फिगर आपको बनाना है जो एकदम आपको समझ में आ जाए। तो कच्चा माल में क्या होता था? कार्लिनियन एक प्रकार का पत्थर होता है। कार्लिनियन एक पत्थर होता है। तांबा एक धातु होती है। सेलखड़ी भी एक प्रकार का पत्थर होता है। सोना और शंख। ठीक है। कार्लिनियन, सेलखड़ी, तांबा, सोना, शंख। ठीक है। 2, 4, 5
5 धातुएं जो ऐसी थी और पत्थर थी जो कहीं और से इंपोर्ट किया जाता था। तो कार्लिनियन गुजरात के भड़ोच से लाया जाता था। ठीक है, कार्लिनियन जो थी जो पत्थर थे वो गुजरात के भड़ोच से लाया जाता था। सेल खड़ी जो पत्थर थी राजस्थान से लाया जाता था। तांबा 2 जगह से लाया जाता था, एक खाड़ी देश ओमान से लाया जाता था और खेतड़ी से लाया जाता था। ठीक है, तांबा ओमान और खेतड़ी से लाया जाता था। सेल खड़ी राजस्थान से मंगाया जाता था। कार्लिनियन भड़ोच गुजरात से मंगाया जाता था। ठीक है, सोना कर्नाटका से मंगाया जाता था। एकदम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये हमेशा पूछता है और आपके 12th में भी पूछ सकता है कि कर्नाटका में क्या कौन सी धातुएं हड़प्पा वासियों मंगाया करते थे। तो सोना था। सोना हमेशा प्राचीन से और अब तक सोना के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारत में। ठीक है, शंख बालाकोट नागेश्वर से लाया जाता था। शंख बालाकोट नागेश्वर से मंगाया जाता था। और इसका आवागमन कैसे होता था? तो नदी मार्ग से होता था और स्थल मार्ग से होता था। ओमान जो होता था वो तो खाड़ी देश में है ओमान, तो लाया कैसे जाता था वो? तो पहला तो ये पॉइंट बनता है कि वे अरब सागर द्वारा वे लोग व्यापार किया करते होंगे धातुओं का। ठीक है, या स्थल मार्ग तो नहीं पहुंचता है ओमान में, बट इसको मान सकते हैं कि समुद्री मार्ग से ही इसका व्यापार होता होगा तांबा का। ठीक है, आवागमन तो नदी मार्ग स्थल मार्ग से होता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। तो उतना जो हम लोग देखे वो तो भारत के अंदर से मंगाया जाता था। सिर्फ एक तांबा जो थी वो ओमान से आया जाता था। अब देखेंगे कि उपमहाद्वीप का अर्थ होता है ये भारत जो है, वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये सब उपमहाद्वीप हम लोग प्राचीन में बोला करते थे। पूरे भारत को, पूरा अखंड भारत को हम लोग उपमहाद्वीप बोला करते थे। ठीक है, उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। तो ये कह रहा है कि उपमहाद्वीप के अन्य जगहों से, उपमहाद्वीप को छोड़ के अन्य कंट्री से आने वाले माल। ठीक है, हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए तरीके अपनाया करते थे। ठीक है, उन्होंने बालाकोट नागेश्वर से शंख आसानी से प्राप्त कर लिया था। ठीक है, वहीं पर उन्होंने बस्तियां स्थापित कर लिया था नागेश्वर में ही। नागेश्वर बालाकोट से शंख मंगाया जाता था और वहीं पर अपनी बस्तियां स्थापित कर दी। अफगानिस्तान से शत्रुघ्न के अत्यंत कीमती पत्थर लाजवर्द। ठीक है, लाजवर्द मर्चेंट स्रोतों के सबसे निकट स्थित था। अफगानिस्तान के शत्रुघ्न से क्या मंगाया जाता था? तो लाजवर्द पत्थर मंगाया जाता था। ठीक है, लोथल जो कार्लिनियन गुजरात के भड़ोच से मंगाई जाती थी, पिछले पेज पे हमने बताया। और सेलखड़ी उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के धातु के स्रोतों के निकट स्थित था। ठीक है, सेलखड़ी राजस्थान से और कार्लिनियन भड़ोच गुजरात से मंगाया जाता था। ठीक है, कच्चा माल दिख नहीं रहा होगा आपको। हाँ, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा वासियों को एक अन्य नीति भी थी। वे तांबा प्राप्त करने के लिए खेतड़ी अंचल और सोना प्राप्त करने के लिए दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजा करते थे। ठीक है, गणेशपुर जोधपुरा संस्कृति में पाए जाने वाले सबूतों के आधार पर कहीं न कहीं इन क्षेत्रों के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा भेजा करते थे। कहाँ भेजा करते थे? जोधपुरा संस्कृति में पाए जाने वाले सबूतों के आधार पर यह तय किया गया कि लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा एक्सपोर्ट करते थे दूसरे कंट्री को या दूसरे क्षेत्रों में एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क का अर्थ क्या होता है? कि दूर के क्षेत्रों से कनेक्टिविटी होना। ठीक है, हाल ही में पुरातत्वविदों की खोज के अनुसार यह पाया गया कि दक्षिण पूर्व छोर में स्थित ओमान में से तांबा का अर्थात हड़प्पा वासियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में
दिनांकित मेसोपोटामिया लेखों के मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, इस क्षेत्र से तांबे के आगमन के सबूत मिलते हैं। ठीक है, तो इसका कहाँ से कनेक्टिविटी था, तो ओमान से कनेक्टिविटी था, मेसोपोटामिया से कनेक्टिविटी था। ठीक है, लंबी दूरी से लाए गए वस्तुओं में हड़प्पा, मोहरे, मनके, क्या कह रहा है, लंबी दूरी से लाए गए वस्तु जैसे मेसोपोटामिया, ओमान और अनदर जगहों से, कर्नाटका से, ये सबसे ज़्यादा इस सबसे जगहों से लाए जाने वाले जो वस्तु होते थे वो मोहरे, मनके, पत्थर, ठीक है, और बाट आदि वस्तुओं भी शामिल थी। ठीक है, इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है संभवतः हड़प्पा क्षेत्रों के लिए कि प्रयुक्त सुदूर नामक क्षेत्रों संपर्क की जानकारी भी मिलते हैं। ठीक है, ये सब तो आती थी, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि हड़प्पा वासियों जो थे वो अनदर क्षेत्रों से कनेक्टिविटी रखते थे, जो कि उस समय के मोस्ट एडवांस सिटीज साइट हुआ करता था। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको यही याद रखना है कि वो कौन सी जगहों से क्या मंगाया करते थे। ठीक है, और सुदूर क्षेत्रों से उनका कनेक्टिविटी था, सुदूर मतलब दूर दूर के क्षेत्रों से उनका कनेक्टिविटी था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए उत्पादन के केंद्रों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर वे लोग मन के मुहरे बनाते होंगे, हथियार बनाते होंगे, औजार बनाते होंगे, तो उस क्षेत्र का हम कैसे पहचान कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उसको हम केंद्र की एक रूप में हम देख सकते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिएगा, उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे कर सकते हैं। कूट करकट की, जो मान के चलिए कोई पत्थर होगा तो उसे पीट कर, तोड़ कर या हथौड़े से मार कर जो नक्काशी उस पर किया गया होगा, तो उसका जो कूड़ करकट निकला होगा, तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक फैक्ट्री होगा, जैसे चंद्रोदड़ो लोथल था। ठीक है, उसके कण के द्वारा हम पता कर सकते हैं। औजार, छेद करने का मनका, तो औजार में जो औजारें थी जो मनकों में छेद किया जाता था, वो सुई से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अधूरी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग ना हो पाया हो, संभवतः बस उसको छोड़ दिया गया हो, तो उस वस्तु से हम बता सकते हैं। कच्चे माल से हम बता सकते हैं। ठीक है, कटे हुए पत्थरों के टुकड़े से हम बता सकते हैं। ठीक है, उस केंद्र की पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर इन एंशियंट टाइम यहाँ पर पत्थरों और मुहरों पर नक्काशी किया जाता होगा, नए नए शिल्प बनाए जाते होंगे। ठीक है, कार्लेडियन के पत्थरों से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर शिल्पी उत्पादन केंद्र हुआ करता था। ठीक है, इन लोगों द्वारा छोड़े गए पत्थरों के टुकड़ों से शंख, तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अधूरी वस्तुएं त्याग दिया गया हो। माल तथा कूड़ा करकट इत्यादि से उत्पादन के केंद्रों की पहचान होती है। यहाँ तक कि कूड़ा करकट इत्यादि से भी अनुमान लगाने की में मदद मिलती है कि किसी स्थान पर शिल्प कार्य होता होगा। उदाहरण के लिए कोई वस्तु के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो उनके टुकड़े वहीं पर फेंक दिए जाते थे। ठीक है, अतः ये टुकड़े इस और संकेत करते हैं कि छोटे छोटे शिल्प उत्पादन केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ठीक है, तो आपको इतना पैराग्राफ पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ इस डायग्राम पे आपको ध्यान देना, और यही डायग्राम को आप याद करें और इसी डायग्राम को अपने एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर, एक सब्जेक्टिव के तौर पर अपने पैराग्राफ में से उतार लें। ठीक है, और बाकी इसमें करने की ज़रूरत नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं बिहार बोर्ड के 12th हिस्ट्री में। ठीक है, अब आइए क्या बता रहा है, मुहरे और मुद्रांकन। इसका अर्थ होता है मुहरे और मुद्रांकन पर, मतलब मुद्रा जो होती थी उस पर अंकित किए गए कार्य, उसी को मुद्रा अंकन कहा जाता है। ठीक है, मुहर और मुद्रांकन का प्रयोग भेजी गई वस्तुओं की सुरक्षा के लिए किया जाता था। मुहर और मुद्रांकन का प्रयोग, तो जो मुहर होती थी तो उस पर जो मान लीजिए कोई ऐसा
सामान होगा या ऐसा कोई कच्चा पदार्थ होगा जो दूसरे क्षेत्रों में भेजा गया हो, एक्सपोर्ट किया गया हो, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये हड़प्पा वासियों द्वारा ये चीज़ हमारे क्षेत्र में आई है। तो उस पर एक मुहर के द्वारा एक मुद्रांकन कर दिया जाता था कि एक अंकित कुछ कर दिया जाता था। जैसे मान के चलिए कि मिट्टी के मुहरे हो, ठीक है, मिट्टी के मुहरों उस जो सामग्री होगी उस सामग्री पर, उस मुहरों पर एक किसी चित्र का अंकित कर दिया गया हो, ठीक है, तो उसी को मुद्रांकन बोला गया था, ठीक है। और वही चित्र जो अंकित कर दिया गया हो और वो सामग्री किसी और दूसरे क्षेत्र में गया हो, तो इससे वे लोग पता लगाते थे कि हड़प्पावासी द्वारा ये चीज़ यहाँ आई है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर कोई सामान एक थैले में डालकर कहीं दूर भेजा गया तो उसके मुंह को रस्सी से बांधकर रस्सी पर गीली मिट्टी चिपकाकर लगाकर उस मुहर की छाप लगाई जाती थी। बोले वही बताएं कि कोई भी सामग्री एक जगह से दूसरी जगह जाती थी तो उस पर एक मिट्टी के से अंकित कर दिया जाता था, ठीक है। बाट चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाट का जो चाट था, बाट जो होती थी एक बाट चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इनका प्रयोग आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। तो इससे क्या पता लगा सकते कि हड़प्पावासी भी माप तौल पर विशेष उनकी माइंडसेट थी। माइंडसेट एक इसको क्या बता सकते हैं कि एक उनकी एक तरक्की थी इसमें माप तौल की विधि में। हड़प्पाई लिपि। अब आइए हड़प्पा की लिपि, ठीक है। लिपि का अर्थ क्या होता है कि वो किस भाषा के प्रचलन में थे। जैसे हम लोग देवनागरी लिपि के प्रचलन में हैं। हिंदी देवनागरी लिपि से बनी है, ठीक है, और हम लोग देवनागरी ही बोलते हैं। और इसकी जो लिपि थी हड़प्पाई लिपि वो चित्रात्मक लिपि थी, मतलब एक चित्र द्वारा बोला जाता था और पढ़ा जाता था। और अभी तक इस लिपि की खोज नहीं हो पाई है। इसके बहुत सारे एविडेंस है बट इनको पढ़ा नहीं गया है, बहुत मुश्किल है इसे पढ़ना, ठीक है। हड़प्पा में पाई गई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा हुआ है। इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि यह मालिक का नाम और पदवी को दर्शाता है। हालांकि हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछती है क्लास 12 बोर्ड की फाइनल एग्जाम में, ठीक है। हड़प्पा की लिपि कैसी थी तो आपको बताना है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसमें लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह बने हुए हैं। विद्वानों की माने तो यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो भाव चित्रात्मक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। ये हमेशा पॉइंट नोट करके रहिएगा। और हाँ, नोट्स हमेशा ये अपने कॉपी पर बना के चलिएगा। इस लिपि का सबसे बड़ा अभिलेख 26 चिन्हों से लिखा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के मुहरे, तांबा के औजारों, आभूषणों इत्यादि पर लिपि अंकित है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पर्याप्त मात्रा में साक्षर थे। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। इस लिपि का जो अक्षर होता है, जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एक टोटल 26 लेटर है, तो ही हड़प्पा लिपि की टोटल वर्ड्स जो है 375 से 400 के बीच है, ठीक है। भाव चित्रात्मक जो लिपि है इसको अभी तक पढ़ा नहीं है। अब आइए प्राचीन सत्ता। आपको क्या लगता है कि प्राचीन में जो हड़प्पा सभ्यताएं थी उसकी कोई राजा महाराजा शासन प्रशासन कैसे चलता होगा? इतने बड़े साइट्स थी, इतने बड़े बड़े साइट्स थे। जैसे एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि हड़प्पा में सबसे बड़ी शहरें कौन सी थी, सबसे डेवलप मोस्ट एडवांस सिटीज़, तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी भी थी और सबसे एडवांस भी वही थी। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तु के असाधारण एकरूपता ही को ले लें, जैसा मृदवान मोहरे बाटो इत्यादि से स्पष्ट है।
देखिए इस प्राचीन सत्ता का अर्थ है हड़प्पा वासियों में कि इसका अनुमान बहुत अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार इसे प्रूफ अभी तक नहीं किया गया हो कि इसका सत्ता किस प्रकार चलता होगा या प्रशासन क्या चलता होगा। हाँ, अनुमान एक प्रकार से लगाया जाता है और वह अनुमान आइए क्या है देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में शासन, ठीक है, शासन व्यवस्था। तो आर्कियोलॉजिकल द्वारा 3 मत दिया गया है। पहला मत क्या है, राजा होते ही नहीं थे, सभी लोग सम्मान होते थे, ठीक है। पहला मत आर्कियोलॉजिस्ट क्या बताते हैं कि राजा होते ही नहीं थे, सब समान थे और सब अपने मर्जी से कार्य वगैरह किया करते होंगे। दूसरा मत क्या था, एक राजा होते थे और वो जो राजा होता था वही पुजारी होता था, जो पुजारी था वही राजा होता था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन प्रसाद राजा का महल मिला है। तो एक एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर में एक राजा प्रसाद का एक फिगर दिया गया है। हम उस फिगर को अपने इस वीडियो के ऊपर देख रहे होंगे या हम डिस्क्रिप्शन में उस राजा प्रसाद की हम फ़ोटो डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो दूसरा मत क्या कहता है कि राजा होते थे और जो राजा होते थे वही पुजारी होता था, जो पुजारी होता था वही राजा होते थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल प्रसाद नाम की एक भवन में एक स्कल्पचर मिला है, शिल्पकारी वस्तु मिला है जो राजा को महल के बारे में दर्शाता है, ठीक है। तीसरा मत क्या कहता है कि राजा होते थे लेकिन अलग अलग नगरों में, ठीक है। तीसरा मत यही कहता है कि राजा वगैरह होते थे लेकिन वे अलग अलग नगरों में। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, समझते हैं। इसको नोट डाउन करते जाइएगा, वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सत्ता के केंद्रों व सत्ताधारी लोगों के बारे में पुरातत्वविद विवरण कुछ स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सत्ताधारी लोगों के लिए आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद जो है वो विवरण कुछ स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक विशाल भवन को प्रसाद महल की संख्या दी है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। एक पत्थर की मूर्ति वही पुरोहित राजा को संज्ञा दी गई है राजा के तौर पर। हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है। उसका जो अनुष्ठान प्रक्रिया जो थी, अनुष्ठान कराने का जो तरीका था, उसका ठीक प्रकार से समझ में अभी तक समझा नहीं गया है और ना ही जानने के साधन उपलब्ध है, ठीक है। कि राजनीतिक सत्ता किसके पास होती थी, कि जो राजनीतिक था और सत्ता था किसके पास होती थी, राजा के पास होता था कि पुजारी के पास होता था, या राजा अपने से कोई बनता था, या अलग अलग नगरों में बनता था, या राजा होते ही नहीं थे। बहुत कम एविडेंस इसका मिलता और बहुत कम इसका मत भी है। बस इस पर अनुमान ही लगाया जा सकता है और बाकी कुछ नहीं। हड़प्पा संस्कृति में शासन व्यवस्था को लेकर 3 मत दिखाई देते हैं। हड़प्पा संस्कृति के शासन व्यवस्था में 3 मत दिखाई देते हैं और ये 3 मत हम यहाँ पे बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। पहला मत अनुसार पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं होते थे, सभी की स्थिति समान थी, ठीक है। पहला, सभी की स्थिति समान थी। दूसरे मत अनुसार कि सभ्यता में एक नहीं बल्कि कई राजा होते थे, जैसे हड़प्पा के अलग और मोहनजोदड़ो के अलग, ठीक है। तीसरे मत अनुसार यह है कि हड़प्पा एक ही राज्य था, जैसा कि पुरातत्वविदों, एक सेकंड रुक जाइएगा, हाँ, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात में इत्यादि के आधार पर स्पष्ट हो, ठीक है। अभी तक स्थिति में आखिरी मत तर्क संगत प्रतीत होता है कि क्योंकि एक ऐसा संभव नहीं है कि पूरे के पूरे समुदाय के द्वारा इकट्ठे ऐसे कठिन कार्य निर्णय के लिए एक लागू किए जाते होंगे, ठीक है। अतः यहाँ कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, ये सभी स्पष्ट हो पाएगा जब हड़प्पाई लिखित पढ़ना संभव होगा, बाकी तब तक सिर्फ अनुमान है।
इसका सिद्ध कब तक होगा? जब तक हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता तब तक इसको बताया नहीं जा सकता कि वह सत्ताधारी कैसे थे, किस प्रकार उनकी सत्ता थी, कैसा प्रशासन था, कैसा राजा था, कैसा पुरोहित था, क्या अनुष्ठान होता था, अनुष्ठान करने के क्या उसके पीछे कारण था। ये सब अभी एक तर्क में ही बंधा हुआ है, बट इसको एक अनुमान लगाकर ही बताया जा सकता है। जब तक इसकी लिपि पढ़ा नहीं जा सकता तब तक। अब आते हैं धार्मिक मान्यताएं। तो इसकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी? धार्मिक मुहरे जो थी उनमें भी एक धार्मिक प्रचलन थी। क्या धार्मिक प्रचलन थी मुहरे पर? योगी पालथी मारकर एक आदि शिव पशुपतिनाथ की मूर्ति का अंकित, ठीक है, मुहरे पर जो है एक ऐसा मुहर मिला है अपने एनसीईआरटी की एंशिएंट हिस्ट्री के बुक में। वो मुहर देख सकते हो, उसमें फोटोग्राफ दिया गया है। तो एक मुहर है, उसमें एक योगी जो पालथी मार कर बैठा हुआ है और जो आदि शिव पशुपतिनाथ की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। पेड़ पौधे प्रकृति की पूजा प्रचलन थी हड़प्पावासियों में। अनुष्ठान हवन इत्यादि का प्रचलन था, ठीक है। आभूषणों से लदी हुई एक नारी मातृ देवी की पूजन। तो हड़प्पा में एक क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा में कौन सी पूजन की प्रचलन थी? तो मातृ देवी की प्रचलन थी। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। एकदम टीटीआई इसे मानकर चलिएगा। स्नानागार पूजा पाठ के नहाने के लिए किया जाता होगा कि अगर मान के चलिए कोई अगर अनुष्ठान बड़ी वाइड तरीके से हो रहा हो तो सभी को नहाने के लिए स्नानागार से निकलकर यज्ञ अनुष्ठान में शामिल होते थे, ठीक है। लोथल वेदिकाएं हवन। लोथल से देखो वेदिकाएं जो वैदिक कल्चर होती थी उसके जैसा ही कुछ हवन दिखाई देता है। हवन होने की कुछ एविडेंस मिले हैं। ताबीज अंधविश्वास भी प्रचलित था। जो ताबीज़ वहाँ से ताबीज़ धार्मिक मान्यता मिली भी थी ताबीज़ पे, जो अंधविश्वास की ओर बताती है कि इसका भी प्रचलन था। कुछ मुहरे में अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पाई लोग प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। कुछ मुहरे पे अनुष्ठान के दृश्य मिलते हैं। कुछ जो ऐसे मुहरे थे उस पर अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं कि जैसे लग रहा है कि यहाँ पे एक यज्ञ कराया जा रहा हो, ठीक है। ऐसा माना जाता है लोग प्रकृति की पूजा करते थे। जाहिर सी बात है प्रकृति की पूजा तो होगी ही। मुहरे पर पेड़ के ढांचे भी पाए गए। जो मुहर होते थे उस पर पेड़ के ढांचे पाए गए। जेवरों से लदी हुई नारी की मूर्तियाँ मिलती है जिसे मातृ देवी कहा जाता है, ठीक है। तो पहले ही बता दिए। कुछ मुहरे व्यक्ति के योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जैसे आदि शिव की संज्ञा दी गई है। कुछ शंक्वाकार पत्थर की आकृतियाँ पाई गई जिन्हें शिवलिंग की संज्ञा दी गई है। कुछ ऐसे पत्थर पर बने हुए पत्थर है जो एक शिव की और संज्ञा दिखती है। कुछ जगहों से ताबीज़ पाए गए जो धार्मिक अंधविश्वास की ओर संकेत देती है। एक मिट्टी की मूर्ति प्राप्त होती है जिसमें एक औरत के गर्भ से पेड़ निकलता हुआ दिखाई दिया गया। ये सब सारी जो फोटोग्राफ जो बता रहा है कि एक औरत मिलती है उसके गर्भ से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाई देगा, ये सब एनसीईआरटी के हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। कृपया आप इस बुक को खरीदें और पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ें। अगर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाते तो एक बार कमेंट करें, हम लाइन बाय लाइन हम आपको समझाकर वीडियो के ज़रिए आपको हम बता देंगे, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अपने जो भी बहन भाई है उसके साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, ठीक है। सभ्यता का अंत कैसे होता है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत कैसे होता है तो आइए हम देखते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ हो। इसका एक पिन टू पॉइंट तो नहीं पता है आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविदों को, परंतु वे अनुमान ही लगाते हैं कि इसका कैसे अंत हुआ होगा। पहला भूकंप से, ठीक है। सिंधु नदी का रास्ता बदलने से, जलवायु परिवर्तन से, वनों की कटाई से, आर्यों के आगमन से, ठीक है। इसमें यही चारों पांचों जो पॉइंट है इसी को याद करना है और कुछ नहीं करना है कि सभ्यता का अंत में
और क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। भूकंप, सिंधु नदी का रास्ता बदलना, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, आर्यों का आगमन, ठीक है। कनिंघम का भ्रम, तो आज के वीडियो को हम यहीं पर रहने देते हैं। कनिंघम का भ्रम जो है ये हम कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो 15 मिनट की रहेगी, 15 से 20 मिनट की रहेगी, उसमें आपको वन शॉट रिवीजन भी रहेगा। सॉरी 15 मिनट की नहीं रखते हैं हम, 1 घंटा की एक वीडियो रखते हैं। उसमें आपको शुरू से लास्ट तक फर्स्ट चैप्टर का पूरा वन शॉट रिवीजन देंगे। और कनिंघम का भ्रम था, इसको कंप्लीट कर देंगे शुरू में स्टार्टिंग से ही। और बाकी के 40, 45, 30 मिनट जो भी बचेगा हम आपको वन शॉट रिवीजन एक क्लियरली हम आपको समझा के उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और नोट्स हमेशा बना के चलिएगा, क्योंकि नोट्स ही आपके लिए दिसंबर जनवरी में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। उस समय आपको आंसर राइटिंग सेट प्रैक्टिस करना है, इसलिए नोट्स एकदम ज़रूरी है। और जो हम कहते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका नोट्स बनाइए। ओके, चलिए ठीक है सर।